Good morning student. Now we discuss our topic unit of force and impulse. Our chapter is Newton law of motion. हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर ही अपने दो नए टॉपिक्स के साथ आए हैं. न्यू टॉपिक्स कौन सा है? यूनिट ऑफ फोर्स एंड सेकंड हमारे पास क्या है? इम्पल्स. ठीक है, हमने फोर्स के बारे में पढ़ चुके पर हम इसकी यूनिट्स के लिए पढ़ेंगे. तो यूनिट्स के लिए हम क्या काम करते हैं? फोर्स. यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं. दो कैटेगरी के अंदर हम यूनिट्स को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. कैसे कैसे डिवाइड करेंगे? हमारे दो, एक कहलाएगा हमारी एब्सोल्यूट यूनिट. ठीक है, क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट यूनिट कहलाएगी. और सेकंड हमारी क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल यूनिट. ठीक है, कौन सी कहलाएगी? ग्रेविटेशनल यूनिट. ठीक है, फोर्स की दो यूनिट हो गई. एक कौन सी हो गई? ग्रेविटेशनल यूनिट होगी और एक कौन सी होगी? हमारी एब्सोल्यूट यूनिट होगी. तो एक हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट आती है, सेकंड हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट आती है. इन दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? जो ये एब्सोल्यूट यूनिट है इट इज इंडिपेंडेंट, या कह सकते हैं इट इज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ठीक है, ये इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अपॉन ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ठीक है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करती ये यूनिट. ठीक है, या हम कह सकते हैं ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती. अब ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी? इट्स डिपेंड, ये डिपेंड करती है. इट्स डिपेंड अपॉन ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो ये वाली यूनिट नहीं करती, ये करती है. फिर एब्सोल्यूट यूनिट के दो पार्ट आ जाते हैं. कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? वही एक एसआई सिस्टम आ जाता है, सेकंड सीजीएस सिस्टम आ जाता है. कौन कौन सा सिस्टम आ जाता है? एक एसआई सिस्टम आ जाता है, एक सीजीएस सिस्टम आ जाता है. इसके भी हमारे दो पार्ट आते हैं और एक आएगा एसआई सिस्टम और सेकंड कौन सा आ जाएगा? सीजीएस सिस्टम आ जाएगा. ठीक है, हम एसआई सिस्टम के लिए पढ़े तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया F = mv. ma मास की यूनिट क्या होगी? हमारे पास kg हो गई और इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन बोलते हैं. ठीक है, तो हमारी एब्सोल्यूट यूनिट आती है और F की यूनिट क्या आएगी? न्यूटन आएगी. तो हम न्यूटन क्या बोलेंगे? न्यूटन क्या कहेंगे? द फोर्स सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन इट्स एक्सेलरेट ए बॉडी, यानी कि a की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 1. व्हेन इट एक्सेलरेट ए बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैव मास. मास कितना होना चाहिए? 1 kg. इट्स सेड टू बी 1 न्यूटन. हम 1 न्यूटन क्या बोलेंगे? कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो कोई भी बॉडी, उसके ऊपर हमारा क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए और उस बॉडी का मास कितना होना चाहिए? 1 kg. और उसके लिए हमें जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट या फोर्स इतना गिवन है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूटन बोलेंगे. ठीक है, ये हमारी क्या होगी? यूनिट होगी. अब हम यहाँ एसआई के बाद सीजीएस में आ जाए तो F = वही mv. पर सीजीएस में क्या आ जाएगी? मास ग्राम में आ जाएगा, ग्राम. ठीक है, और ये किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे डाइन. क्या बोलेंगे इसको हम? डाइन. तो इसे हम क्या बोल देंगे? डाइन बोल देंगे. अब 1 डाइन क्या होगा कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे? ए बॉडी सेड टू बी 1 डाइन दैट फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे. किसको प्रोवाइड करे? 1 ग्राम मास ऑफ द बॉडी, 1 ग्राम मास बॉडी को. ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दें. तो रिलेशन कैसे निकालेंगे? हम निकाल देंगे कि 1 kg जो kg है और मीटर पर सेकंड. kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1000. मीटर को करेंगे तो हम क्या आ जाएगा? 100. kg को हमने किस में कन्वर्ट किया? ग्राम में. सेंटीमीटर को मीटर में, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर, उल्टा किया. kg को हमने ग्राम में, मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. अब ये बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. और ये क्या था? 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन किसके इक्वल आया? 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितनी पावर है? 1 2 3 4 5. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू
10 की पावर 5 डाइन के इक्वल आ गया। 3 और 2 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल आ गया 1 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमने डिफाइन कर लिया, एब्सोल्यूट यूनिट को कर लिया, जिसके अंदर ये 1 kg आ गया। ठीक है, 1 न्यूटन आ गया, इसमें इसकी यूनिट क्या होगी डाइन, और न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 डाइन। केजी को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम के अंदर तो 1000, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100, 3 डिजिट ये होगी 0 की 2 डिजिट ये होगी, तो कितनी होगी 5 डिजिट, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं इसके अंदर अब एसआई यूनिट के अंदर। तो हम अब किसकी बात करते हैं, हम इसके अंदर एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट के अंदर देखिए, एसआई यूनिट के अंदर ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ये जी पे डिपेंड करती है। जैसे हमने किसी चीज को ऊपर रखा तो बॉडी क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उस पर फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटी, अर्थ लगा रही है। तो ये जो ये वाली कौन सी यूनिट कहलाती है, ग्रेविटेशनल यूनिट कहलाती है। ठीक है ना, तो ये हमारी कौन सी यूनिट आ गई इसके अंदर, ग्रेविटेशनल यूनिट आ गई। अब ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर देखिए क्या होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है हमारी केजी वेट, या तो केजी वेट बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे केजी फोर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा m/g। ठीक है, अर्थ काम कर रही है तो ए की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगी, तो केजी वेट बोलेंगे या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, केजी फोर्स बोलेंगे। केजी की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, ग्राम वेट, या इसको बोलेंगे ग्राम फोर्स, ग्राम वेट बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ग्राम फोर्स बोलेंगे। इन दोनों के बीच में यानी कि हम जब डिफाइन करें तो कितना एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो n की वैल्यू तो कितनी होगी 1 kg, g की वैल्यू कितनी होगी 9.8। तो हाउ मच है द फोर्स सेड टू बी 1 kg वेट, एक फोर्स को हम 1 kg वेट कहेंगे व्हेन इट इज एक्सीलरेट एन ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैव मास 1 kg, और इसमें कितना हो जाएगा 980। ठीक है ना, जो हमारा ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसको 9.8 को तो 980 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड है। देखो 9.8 क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 9.8 और सेंटीमीटर का 100 आ गया, 10 की आ गया, तो ये इस पॉइंट हटाएंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें कितना वेट चाहिएगा, कितना, हाउ मच एक्सेलरेशन, ग्राम वेट के लिए, तो हम इसके अंदर डिफाइन कर देंगे एक ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि फोर्स को हम कहेंगे ग्राम वेट व्हेन इट इज एक्सेलरेट 980 सेंटीमीटर पर सेकंड हैव ए बॉडी वेट 1 ग्राम। तो इसमें 1 ग्राम आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेट कितना होना चाहिए 9.8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो दोनों डेफिनेशन आ गई। अब रिलेशन देखो, रिलेशन के अंदर अगर हम बात करें तो रिलेशन किसके बीच में, न्यूटन के बीच में और केजी फोर्स, इन दोनों के बीच में तो रिलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केजी की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, और अब हम किसकी रिलेशन की बात करें, 1 न्यूटन की और केजी फोर्स की। ये दोनों यूनिट आपको बहुत बार मिलेगी, तो हमें वहां पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 1 न्यूटन हो गया, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी फोर्स में। तो मास तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास इसके अंदर मास कितना हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना हो गया 1 केजी। 1 केजी, जी की वैल्यू कितनी होगी 9.8। ठीक है, तो 1 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 9.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा 9.8 केजी वेट इक्वल हो जाएगा। यानी कि जब भी हमें न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम क्या काम करेंगे 9.8, ठीक है ना, 9.8 से हम उसको क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.8 से हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब भी केजी फोर्स गिवन है और केजी फोर्स मिलेगा आपको, और केजी फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर केजी फोर्स को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा 9.8। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर इनके रिलेशंस आ गए। तो देखिए हमारे पास यूनिट हो गई, क्या पढ़ा हमने,
2 यूनिट होगी। कौन कौन सी यूनिट होगी हमारे पास यूनिट आ गई फोर्स की, 2 यूनिट आ गई, एब्सोल्यूट यूनिट आ गई और ग्रेविटेशनल यूनिट आ गई। एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर क्या था, एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर g के ऊपर डिपेंड नहीं करते एब्सोल्यूट यूनिट, और जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो g के ऊपर डिपेंड करती है। फिर उसके अंदर हमारा न्यूटन आया और डाइन आया, ठीक है। एसआई सिस्टम में न्यूटन आया और सीजीएस सिस्टम में हमारे पास डाइन आया, और दोनों के बीच में रिलेशन कितना हुआ, तो उसके अंदर रिलेशन आ गया हमारा 10 की पावर 5, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5। ऐसे हमने किसके अंदर किया, हमने इसके अंदर ग्रेविटेशनल यूनिट में किया। ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर हमारी 2 यूनिट है, एसआई यूनिट है और सीजीएस। एसआई कौन सी हुई, केजी वेट या केजी फोर्स, और जो हमारी सीजीएस हुई वो कौन सी हुई, ग्राम फोर्स या ग्राम वेट, ठीक है। उसके अंदर हमें बॉडी को अगर जब हमको डिफाइन करना था तो कितना एक्सीलरेशन चाहिए, 9.8। एक फोर्स कितना एक्सीलरेट करे किसी बॉडी को, 9.8 एक्सीलरेट करे, और कितना मास होना चाहिए उसका, 1 kg होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, 1 kg वेट कहेंगे या 1 kg फोर्स। और न्यूटन के उसके अंदर ग्राम वेट में भी ये आ जाएगा, पर ग्राम के अंदर हम कन्वर्ट करते 9.8 जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको अगर हम कन्वर्ट करते तो कितना आया था, 980 ग्राम वेट आया था। 980 क्या आया था, ग्राम आया था। तो हम 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, ठीक है। तो क्या हो गया कि हम 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेट करें एक बॉडी का, और उसका मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी बात यहाँ पर खत्म हो गई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक बचता है वो हमारे पास सिंपल सा बचता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पल्स। ये हमारे पास इम्पल्स आ गया। इम्पल्स क्या हो गया, द फोर्स अप्लाई एन ऑब्जेक्ट वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि फोर्स अप्लाई हो, कैसा अप्लाइड हो, अप्लाइड वेरी शॉर्ट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाइड होता है शॉर्ट टाइम के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे क्या हो गया कि बैट और बॉल, जब हम बैट बॉल खेल रहे हैं तो बॉल और बैट का कांटेक्ट स्मॉल टाइम के लिए होता है, क्या होता है उसके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ऐसे फोर्स जो स्मॉल टाइम, ऐसे ही हम नेल को हम बॉल के अंदर डालते हैं, तो जब थोड़े से उसको पीटते हैं तो उनके बीच का जो कांटेक्ट होता है वो स्मॉल टाइम के लिए होता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इम्पल्स के अंदर आ गया, अब इम्पल्स के अंदर पढ़ें तो इम्पल्स क्या आ जाएगा, इसके अंदर आई से डिनोट करेंगे। इम्पल्स को हम किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आई से डिनोट करके हमने इम्पल्स को, और फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स के लिए भी हम एवरेज फोर्स वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स इनटू क्या हो गया, टाइम हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, इम्पल्स का फॉर्मूला हो गया, फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स हो गया तो फोर्स के अंदर क्या होगी, यूनिट, ये हमारी न्यूटन था, टाइम की क्या होगी, सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड। तो हमारी यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकंड। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले का बात करें, डायमेंशन का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला करें तो mlt-2 होता है, और टाइम का t, फोर्स का mlt-2, और टाइम का t ये बन जाएगा mlt-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। ये डायमेंशन फॉर्मूला कैसा नेचर है, तो हम नेचर की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कैसी क्वांटिटी हो गई हमारे लिए, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स क्या होगी, जो डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की। तो द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इम्पल्स की होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन आता है, ठीक है, इम्पल्स निकालने का। तो इम्पल्स निकालने का हम इम्पल्स निकालने का एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, और किसकी हेल्प से करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से। तो फिर से देखो, इम्पल्स फोर्स अप्लाइड वेरी शॉर्ट टाइम, जो फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगे। आई इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम,
ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन और सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mLt-2 टाइम का t mLt-1। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इंपल्स की, जो फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या काम करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए देखिए, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, dp बाय dt। ठीक है, जो अगर मैंने पहले बताया d किसके लिए लगता है, d लगता है वेरी स्मॉल के लिए, चेंज होता डी भी है चेंज के लिए, पर जो बहुत कम स्मॉल होता है उसके लिए स्मॉल डी का यूज करते हैं, स्पेसिस डी का यूज करते हैं स्मॉल चेंज के लिए। अब इसके लिए के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमें क्या काम करना है, शुरू में जो इसका इंपल्स था वो कितना था, किसी बॉडी का p1 था। बाद में हमने फोर्स लगाया तो उसका इंपल्स चेंज हो गया p2 तक। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम स्टार्टिंग से इसको हम क्या काम कर देंगे, p1 से p2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और जो टाइम है स्टार्टिंग में कितना लिया है हमने, 0। जब हमने फोर्स नहीं लगाया, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसका मास इनटू वेलोसिटी कुछ ना कुछ क्या होगा, मोमेंटम होगा। अब मैंने फोर्स लगा दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो उसका मोमेंटम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब मैंने फोर्स नहीं लगाया t0 वगैरह, मैंने फोर्स लगाया कितने टाइम के लिए लगाया, t टाइम के लिए लगाया, तो ये t टाइम के लिए फोर्स लगाया। dt को हम इस तरफ ले आएंगे, पहले करना था काम, हम एक स्टेप थोड़ा आगे चलेंगे, हम इस तरफ ले आएंगे f इंटू dt इज इक्वल टू dp, और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। स्टार्टिंग कहाँ थी, p1 से, इस स्टेप को छोड़ दें, p1 से हम इस स्टेप को हटा देते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और dp आ जाएगा p1 से p2, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t। फोर्स कितने टाइम की लगा है, 0 से t। अब देखो dp जैसे dp हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा p। इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहां से हम f निकाल लेंगे, ये t आ जाएगा, ये हमारे पास dt आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा, dp आ जाएगा, दिस इज आवर p1 और दिस इज आवर p2, जिसके साथ d लगा हुआ होता है। कोई भी टर्म उसके साथ अगर d लगा होता है वो टर्म वेरिएबल होता है। इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल टर्म का होगा, डिफरेंशिएशन भी हमेशा वेरिएबल टर्म का होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, f बाहर लिया, d के साथ कौन लगा है, t, यानी कि t इज वेरिएबल, d के साथ कौन लगा है, p, यानी कि p इज आवर वेरिएबल, ऑल टर्म्स आर, अदर टर्म्स आर कांस्टेंट। हमने f को बाहर ले लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, f dt का इंटीग्रेशन t, 0 से क्या हो जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ dp का इंटीग्रेशन t, p1 से p2, ये हमारा p1 आ गया, ये हमारा p2। अब क्या काम करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो f t अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन करते हैं, ये हमारी अपर लिमिट कहलाती है, लोअर। ऐसे ही ये ऊपर वाली हमारी अपर लिमिट कहलाएगी, नीचे वाली हमारी क्या कहलाएगी, लोअर लिमिट कहलाएगी। तो हम इसके अंदर p2 माइनस p1, पहले हम इस p की जगह इसको पुट करेंगे p2, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, p की जगह p1 को, p2 माइनस p1। तो f इंटू t इज इक्वल टू p2 माइनस p1 आ गया। और f इंटू t क्या कहलाएगा, f इंटू t इज कॉल्ड इम्पल्स, f इंटू t इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स किसके इक्वल आ गया, इम्पल्स की सेकंड डेफिनेशन आ गई, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स किसके इक्वल आता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक छोटा सा काम और करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब हम किस में चलते हैं, हम इसके अंदर ग्राफ पे चलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास I किसके इक्वल है, f इंटू t इक्वल, f इज इक्वल टू इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू t के बीच मल्टीप्लाई, और हमारे पास एक ग्राफ गिवन है फोर्स के बीच में और टाइम के बीच में।
और ग्राफ हमारे पास ऐसे गिवन है भाई, ये ग्राफ है किसी भी ऑब्जेक्ट के फोर्स और टाइम के बीच का। तो आपको ये कहें कि ये इंपल्स निकालो, तो हम क्या काम करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एरिया। तो एरिया बिटवीन एरिया बिटवीन फोर्स एंड टाइम गिव द इम्पल्स। क्या देगा वो, इम्पल्स देगा। ठीक है ना, क्या देगा हमें, इम्पल्स। तो क्या बन गया, रेक्टेंगल। अगर ऐसे ही फोर्स और टी के बीच में ग्राफ आ जाए ट्राइंगल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया निकाल दोगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमें अगर फोर्स और टाइम गिवन है, फोर्स और टाइम गिवन है, अगर हमें इम्पल्स निकालना है, तो जो भी हमें एरिया, जो भी हमें ग्राफ गिवन है, उसका क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। थैंक यू।